हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडेक्स बेस्ड इक्विटी स्ट्रेटजीज विच इज पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो हमारा पाथवे है वो ठीक है, स्पेशलाइज्ड पाथवे 3 है, सबको पता है। मेरा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे है उसमें से हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया अभी। अब हम शुरू करेंगे आज एक न्यू चैप्टर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नैंसी तनवर। आई एम अ CFA लेवल 3 कैंडिडेट एंड ऑल्सो अ यूट्यूबर हु इज टीचिंग एंड ऑल्सो स्टडिंग दिस लेवल 3 कोर्स। सो वी आर इन आवर 90 डे चैलेंज और हम हैं आज अपने 58 डे पर ऑफ आवर 90 डे चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू चैप्टर। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं जो अपना बच गया था हमारा एक रीडिंग, जो बीच में मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, विच इज योर रीडिंग नंबर 1। और मैंने शुरू किया था जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हमारा पाथवे है एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी से। बट आज जो मेरा रिमेनिंग रह गया था मैं वो शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है इंडेक्स बेस्ड इक्विटी स्ट्रेटजीज। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड इक्विटी स्ट्रेटजीज जो है दिस इज आर पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंडेक्स के जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सबको पता है वो पैसिव होती है। जो हमने अभी जो प्रीवियस हमारी जो अभी लेक्चर गया पूरा उसमें हमने पढ़ा एक्टिव स्ट्रेटजीज, बट हम इसमें अभी देखने जा रहे हैं कि पैसिव स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है। तो दीज आर ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी विल बी स्टडिंग इन दिस एंटायर रीडिंग और दिस मॉड्यूल। ठीक है, तो अभी हमारा है इंट्रोडक्शन से शुरुआत हो रही है कि ये इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि ओवरव्यू क्या है और हम क्या कैसे कैसे पूरे सब्जेक्ट को पूरी इस रीडिंग को हम कैसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू करें तो ये इंक्लूड करती है इंडेक्स सिलेक्शन, कौन सा हम इंडेक्स सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप ले रहे हैं, मिड कैप ले रहे हैं, स्मॉल कैप, कौन सा इंडेक्स ले रहे हैं। फिर हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या होगी, हमारा एनालिसिस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स का कैसे हम एनालिसिस करेंगे। और ये जो हमारे इंडेक्स, सबको पता है कि इंडेक्स बेस्ड जो स्ट्रेटजीज होती है दे आर रूल्स बेस्ड, they are transparent strategies that do not involve identifying mispriced individual security but seek to replicate the performance of an index। जैसे कि इसमें मैं बताती हूँ, जैसे हम एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हमें जब लगता है कि इकोनॉमिक कोई सिचुएशन चेंज हो रही है या कोई प्राइस डिफरेंस है या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं या कोई ऐसा मिसप्राइसिंग है उसमें हम देखते हैं। बट इस एक्टिव मैनेजमेंट में देखते हैं इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज में हम सिर्फ जो इंडेक्स होगा ना उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे सबने निफ्टी 50 देखा होगा, अगर कोई ट्रेड या फिर कोई भी इन्वेस्टिंग करता है, निफ्टी 50 सबको पता है। निफ्टी 50 इज एन इंडेक्स। ठीक है, हमारा ये इंडेक्स है 50, जो हमारी 50 टॉप 50 कंट्रीज है ऑफ टॉप 50 जो हमारी कंपनीज है ऑफ इंडिया, ये एक ग्रुप है उनका निफ्टी 50। तो इसका अगर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी डन थ्रू निफ्टी बीज। ठीक है, निफ्टी बीज क्या है, दिस इज अ ETF। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF सबको पता है कि ये होता है। तो इसमें अब जब निफ्टी बीज में हम ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अब इसमें हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम इसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे, बट रादर वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो विच इज मिमिकिंग और रेप्लिकेटिंग दिस 50 कंपनीज के जो रिटर्न्स है उसको मिमिक कर रहा है और उसमें ही वही सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाल रहा है। ठीक है, तो अब इंडेक्स क्या क्या हो सकते हैं, दे आर ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स, जैसे कि निकेई 225 इसमें स्टॉक्स होंगे। ठीक है, S&P 500 इंडेक्स, FTSE 100, ये सारे क्या बड़े बड़े स्टॉक्स है, बड़े बड़े हमारे इंडेक्सेस है। एग्जांपल रसल 1000 ग्रोथ, ये क्या हमें सबको क्या समझ आ रहा है, रसल किसका है, रसल इज अ करेंसी ऑफ रशिया। और 1000 जो भी उसमें 1000 क्योंकि 1000 उसमें स्टॉक्स या कंपनीज होगी, ग्रोथ इज योर लाइक ग्रोथ के बेसिस पर है ये। और रसल 1000 वैल्यू मतलब वैल्यू वाला वैल्यू स्टॉक्स है। तो इसका एडवांटेज, चलो इसमें हमारा एडवांटेज क्या है कि हम ये निफ्टी बीज में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेते, एक नया पोर्टफोलियो बनाने की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है क्योंकि दे आर लाइक लो कॉस्ट पे बन जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एक्टिव मैनेजमेंट तो कर नहीं रहे जो हमें एक्स्ट्रा मैनेजमेंट फीस देनी पड़े। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है, चलो आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसा भी होता है कि हमारे पास इंडेक्स होता है बट कभी कभार देयर इज नो लाइक, इसमें तो चलो निफ्टी बीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस इज अ पोर्टफोलियो, बट देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे लार्ज कैप हो गए, ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स है जो उसमें हमें करना है उनको, या फिर ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है जिसमें कि हम उनके कोई ETFs नहीं है। ETFs भी पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स में अभी हम देखेंगे, वो भी इसी का ही पार्ट है, म्यूचुअल फंड भी इसी का ही पार्ट है। इसे ना एक पोर्टफोलियो ही समझो। तो लो कॉस्ट जो है इसकी लो कॉस्ट होती है क्योंकि हमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट फीस देनी नहीं पड़ रही, कोई इसमें डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे क्योंकि हम डाइवर्सिफाई करके एक पोर्टफोलियो को बना रहे हैं। निफ्टी मतलब जैसे इंडेक्स का पूरा है तो वो पूरा डाइवर्सिफाई करके ही बनते हैं।
टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी क्योंकि हम इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ रिटर्न्स हम बना नहीं पाएंगे, तो हम उसको रेप्लिकेट करते हुए बनाएंगे, तो उसमें हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, कोई अल्फा जनरेट नहीं होगा। फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजीज ये हम देख चुके हैं, ठीक है। फैक्टर बेस्ड क्या होता है, फैक्टर हम क्या क्या लेते हैं, साइज, वैल्यू और प्राइस मोमेंटम, और क्या हो गया, वैल्यू ग्रोथ, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजीज जिसमें हम फैक्टर अलग अलग होते हैं और उनमें हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कैसे हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इंडेक्स इन्वेस्टर्स इन इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज सीक मार्केट रिटर्न ही चाहिए होता है, अदरवाइज नोन एज बीटा एक्सपोजर। बीटा एक्सपोजर के लिए ही जाते हैं ये लोग, ये आउट परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाते, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि जो कोई भी इन्वेस्टर है इंडेक्स बेस्ड वाला जो इन्वेस्टर होगा वो किस चीज को फोकस करता है, दे आर फोकसिंग ऑन बीटा, और जो एक्टिव मैनेजमेंट वाले हैं वो अल्फा को कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो हमें सबको पता है कि जो ये एक सिंगल फैक्टर मॉडल को हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, कैपम, ये हम शुरू से लेवल 1 से देख रहे हैं। तो देयर आर मेनी इंडेक्स एंड इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट अलाउ एक्सेस टू सच फैक्टर्स लाइक वैल्यू हो गया, या फिर हमारा साइज, हमें सबको पता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स पूरा इंडेक्स बना होता है, मोमेंटम हो गया, वॉलिटिलिटी हो गया, ये सारे क्या है, फैक्टर्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। इन्वेस्टर्स अप्लाई फैक्टर टिल्स थोड़े बहुत कर सकते हैं इधर उधर, इंटेंशनली ओवरवेटिंग या फिर अंडरवेटिंग। उससे क्या होगा, ताकि उनका जो पोर्टफोलियोज है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि सबको पता है जो निफ्टी 50 है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, मार्केट भी चेंज हो रही है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें सबको पता है, तो उसके हिसाब से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी कभी कभार एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स चेंज हो रहा है तो अपना पोर्टफोलियो भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, हमें पूरा इंडेक्स को मिमिक करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन प्लेस और टू कॉम्प्लीमेंट अ ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स पोर्टफोलियो। इसको हम हमेशा पैसिव बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें अल्फा जनरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसमें जो डिसीजंस है, एक्टिव डिसीजंस कुछ नहीं है कि हम कुछ एनोमलीज देख रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ जो भी जितना वेट्स उसमें है हम अपने पोर्टफोलियो में उसको रेप्लिकेट करने की जस्ट कोशिश करते हैं। फैक्टर बेस्ड जो स्ट्रेटजीज होती है वो टेंड टू कंसेंट्रेट रिस्क एक्सपोजर को एक जगह इकट्ठा कर देती है, ये सारी जो चीजें है, ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव पॉइंट। टेंड टू बी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर सिलेक्शन, वेइंग एंड रीबैलेंसिंग, ये इसका पॉजिटिव हो गया। पॉसिबल रिस्क क्या हो गया, इंक्लूड ईज ऑफ रेप्लिकेशन बाय अदर इन्वेस्टर्स, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि हम क्या, अगर मान लो चलो ये एक इंडेक्स है निफ्टी 50 का, वो तो मैं भी कर सकती हूँ रेप्लिकेट, कोई और भी कर सकता है, तो हम रिटर्न्स निकालना बहुत ज्यादा इस पे डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कंपटीशन आ जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेट गोल क्या होगा, अल्टीमेट गोल क्या है, रिस्क और रिटर्न परफॉर्मेंस को हमें उसको अच्छे से उसको परफॉर्मेंस को सुधारना है। तो हम मल्टीपल बेंचमार्क इंडेक्स यूज कर सकते हैं, फैक्टर बेस्ड इंडेक्स या फिर ब्रॉड मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। इसमें इन्वॉल्व हायर मैनेजमेंट फीस और ट्रेडिंग कमीशन देन ब्रॉड मार्केट इंडेक्सिंग, हायर कॉस्ट विल लीड टू लोअर नेट परफॉर्मेंस। अब इसमें ये किसका बता रहे हैं, ये एक्टिव मैनेजमेंट का बता रहे हैं कि अब इसमें एक्टिव मैनेजमेंट का नहीं बता रही, सॉरी, ये फैक्टर बेस्ड जो इंडेक्स है इसमें हमें हाई मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है एज कंपेयर टू योर ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स। एग्जांपल जैसे मान लो कि कोई लार्ज कैप या मिड कैप लेते, चलो ठीक है, बहुत पॉपुलर है मिड कैप जो स्टॉक्स होंगे ना, उसमें हमें थोड़ा सा हायर कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम टिल्ट करते हैं ना, क्योंकि इसमें जो अगर मैं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अगर इसमें देखूं इन्वेस्ट करना, तो कौन सा ज्यादा महंगा पड़ेगा, मिड कैप वाला, क्योंकि उसमें हम छांट रहे हैं स्टॉक्स को जो मिड कैप में है, और निफ्टी 50 में तो जस्ट हमें उसका कॉपी करना है। तो मिड कैप में बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा बहुत एक्टिव मैनेजमेंट आ जाता है इसमें। अगर हम मान लो कि निफ्टी 50 ये मिड कैप का कोई हमारे पास अभी तक कोई इंडेक्स नहीं है, बट हमें ऐसा खुद से बनाना है कोई पोर्टफोलियो, तो उसमें हमें पता ही है कि उसमें हमें क्या होगा, मैनेजमेंट फीस थोड़ी ज्यादा देनी ही पड़ेगी। अब फैक्टर रोटेशन ये हम देख चुके हैं। फैक्टर रोटेशन क्या होती है, जब हम चेंज करते हैं किसी भी, जैसे हमने अभी तक जो अभी हमारे प्रीवियस जो रीडिंग में हमने क्या देखा, हमने देखा था इंडस्ट्री या फिर सेक्टर रोटेशन। अब हम इसमें देख रहे हैं फैक्टर रोटेशन, जब हम साइज या वैल्यू, क्वालिटी, इन सब में जब हम जो अपना मनी है उसको रोटेट करते हैं विद टाइम या फिर विद मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस, या हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजीज होती है, इन दे कैन बी रिटर्न ओरिएंटेड, रिस्क ओरिएंटेड और डाइवर्सिफिकेशन ओरिएंटेड, 3 बेसिस होते हैं इसके। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि जो रिटर्न ओरिएंटेड होंगी वो होगी डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटेजीज, मोमेंटम स्ट्रेटेजीज, फंडामेंटली वेटेड स्ट्रेटेजीज। और मोमेंटम हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो कि एक ही अगर अपवर्ड मूव चल रहा है, कोई अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर प्राइस, तो मतलब इसमें मोमेंटम, ये ना साइंस का वर्ड है। मोमेंटम क्या होता है, जो मोमेंटम, इसको ऐसे लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब, मास को ऐसे ले लो, मतलब वॉल्यूम, लोग बहुत सारे उसमें
लोग, मैं जब कह रही हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल हु कंट्रोल द मार्केट, हु रियली मेक द मार्केट मूव अप और डाउन, नॉट द रिटेलर्स। तो इसमें क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, मूव करते हैं मार्केट जब प्राइस में एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है, प्लस देयर इज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब कि इट इज मूविंग अप और डाउन, देयर इज अ ट्रेंड, प्लस ऑल्सो द वॉल्यूम, पीपल आर देयर, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम भी है। तो ये क्या बोलते हैं, रिटर्न ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज क्या होती है, डिविडेंड वाली, मोमेंटम बेस्ड, फंडामेंटली जो वेटेड स्ट्रैटेजीज होती है। रिस्क वाली क्या होगी, रिस्क ओरिएंटेड, दे बेसिकली दे ट्राई टू टेक सेवरल फॉर्म्स सीकिंग टू रिड्यूस डाउनसाइड वॉलिटिलिटी एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क। अब रिस्क क्या कौन कौन से होते हैं, या तो वॉलिटिलिटी वेटिंग होगी, मिनिमम वेरिएंस इन्वेस्टिंग, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिस्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। डाइवर्सिफिकेशन ओरिएंटेड क्या होती है, इक्वली वेटेड इंडेक्स हो गया हमारा, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, ये सारी दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इन डाइवर्सिफिकेशन ओरिएंटेड। अब डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, रेशियो क्या होगा, रेशियो हमेशा सबको पता है, न्यूमरेटर में एक चीज आएगी, फिर डिनोमिनेटर में एक चीज आएगी, तो ये किस चीज का रेशियो है, दिस इज वेटेड एवरेज ऑफ वॉलिटिलिटीज, वेटेड एवरेज ऑफ वॉलिटिलिटीज डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो वॉलिटिलिटी। पोर्टफोलियो की जो वॉलिटिलिटी है वो अपॉन में वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज वॉलिटिलिटी, ठीक है, वेटेड एवरेज वॉलिटिलिटी जो भी होगी डिवाइडेड बाय में जो हमारी पोर्टफोलियो की वॉलिटिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, इसको हम ऐसे देखते हैं। और मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन जो ये वाली स्ट्रैटेजीज है उसका ही इसमें वो दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है। अब जस्ट इसमें ना कॉमन इक्विटी रिस्क फैक्टर्स हम सबको पता है कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, वैल्यू फैक्टर्स है, साइज है, यील्ड, मोमेंटम, क्वालिटी, वॉलिटिलिटी, ये सब इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, विच इज टेकन फ्रॉम द करिकुलम बुक इटसेल्फ, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं वर्थ एक्सप्लेनिंग। सो आई एम मूविंग टू अनदर स्लाइड। तो इसमें अब हम आते हैं पूल्ड इन्वेस्टमेंट में। पूल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पूल्ड, सबने क्वांटी का नाम सुना है, क्या करते हैं हम जब भी कोई पार्टी वार्टी करनी होती है, हम क्या करते हैं हम लोग कि एक पर्सन नहीं देगा पार्टी, जैसे मान लो अगर हमें 1000 रुपीज इकट्ठे करने हैं 1000 पार्टी के लिए, और से 5 लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसे डालते हैं, ये हमारा क्या है, एक फंड बनता है, दिस इज योर पार्टी फंड, पार्टी फंड है, पार्टी करनी है हमें, 5 लोग है, 5 मेंबर्स आर देयर, ठीक है। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, इट कैन डिपेंड, अब मान लो कि इसमें से किसी का ज्यादा देने का मन है, किसी का कम, तो उसी के हिसाब से उसको चीजें मिलेगी, ठीक है, सही है, समझ आ रहा है सबको। इसमें ये है कि 5 मेंबर्स आर देयर, मान लो लेट्स से कि जो मेंबर ए है वो बोल रहा है कि मैं 200 रुपीज दूंगा, ठीक है, बी बोल रहा है कि मैं 500 दूंगा, सी बोल रहा है कि मैं कितने हो गए 100 रुपीज दूंगा, डी भी बोल रहा है मैं 100 रुपीज दूंगा, और ई बोल रहा है मैं भी 100 रुपीज दूंगा, हो गए 1000, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो ए बी सी डी है उन सबको इक्वल इक्वल खाना मिलेगा, या जो भी पार्टी में सामान है वो उतना मिलेगा, नहीं, जो बी है उसने क्योंकि ज्यादा अपना कंट्रीब्यूट किया है तो उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, ए को थोड़ा कम बी से, और सी को, और सी डी ई को मतलब इक्वल अमाउंट में, बट इन सबसे कम। वैसे ही सिमिलरली पूल्ड जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो क्या होती है, ये एक फंड है, मान लो एक ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या है, एक फंड क्रिएट हो रहा है, मैं एक फंड मैनेजर हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं एक नया अपना कोई, मान लो लेट्स से कि मैं कोई फंड बना रही हूँ, से लार्ज कैप फंड बना रही हूँ, ब्लू चिप फंड, या फिर ठीक है ब्लू चिप फंड बना रही हूँ, तो मेरे को ना इतने पैसे चाहिए, मान लो ये 1000 नहीं, ये 1000 करोड़ है, और यहाँ 50 नहीं, यहाँ बहुत 5 नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो वो अपने हिसाब से जितना उनका बन पड़ेगा उतना वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे फंड में उतना ही तो उनको मैं रिटर्न दूंगी, ऐसा थोड़ी कि ए ने कम दिया तो मैं उसको, तो दिस इज नोन एज पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स। पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा याद रखना पार्टी के उसमें, जैसे हम क्वांटी करते हैं या कहीं ट्रिप पे जाते हैं उसके उस पे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, हमें सबको पता है, म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और तो ये क्या हो गया हमारा म्यूचुअल फंड का, ठीक है। और है हमारा ईटीएफ, ये सबने सुना है, अभी मैंने बताया निफ्टी, जो निफ्टी बीज है या फिर गोल्ड बीज हो गया हमारा, ये क्या है हमारे सारे ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये हम लेवल 2 में देख चुके हैं, लेवल 1 में भी हम, लेवल 1 में हमने जस्ट इसको नेम पढ़ा था कि क्या होता है, लेवल 2 में थोड़ा और हम डेप्थ में गए थे, एक्चुअली पूरा एक चैप्टर था अगर किसी को याद होगा तो,
बट हम इसमें थोड़ा सा इसमें देख रहे हैं पूल्ड इन्वेस्टमेंट के उसमें, तो जो ये होता है इसमें क्या करते हैं हम पूल्ड इन्वेस्टमेंट में, ये हम सेवरल अप्रोचेस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाय हम खुद कर सकते हैं, डू इट बाय योरसेल्फ, लाइक DIY बोलते हैं जिसको, हम खुद से बाय कर रहे हैं, और या फिर हम सब एडवाइजर, जैसे सब एडवाइजर सबको पता है, जैसे LIC, वो बहुत अच्छा सा एक एड चल रहा है ना आजकल कि LIC एजेंट बन जाओ, खुद के ही तुम खुद का बिजनेस करो। वैसे ही म्यूचुअल फंड में सब ब्रोकर्स होते हैं या सब एडवाइजर्स बोलते हैं उनको, तो वो हम उनको हायर कर सकते हैं, उनको थोड़ी कमीशन वगैरह देनी पड़ती है, वो अपने आप कट जाती है, तो वो हायर कर सकते हैं। वो अपना जो भी उनका बहुत सारे उनके पास एक इतने सारे म्यूचुअल फंड्स के ना बहुत सारी स्कीम्स होती है कि अगर उनको हमें इसमें डालना है तो उन फंड्स होते हैं बहुत सारे, बेसिकली दे गाइड यू, दे स्टडी ऑल योर रिस्क प्रोफाइल एंड ऑल योर गोल्स एंड सब चीज देख के वो आपको बता देंगे कि आपको ये वाला सूटेबल है, उसके बाद वो अपने आप इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं वो मेंटेन करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ये सब काम है, या तो हम खुद कर लें या फिर हम सब एडवाइजर के उस पे कर लें। अब डिफरेंट अप्रोचेस क्या होते हैं, पूल्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, डेरिवेटिव्स बेस्ड पोर्टफोलियोज, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स अंडरलाइंग द स्ट्रैटेजी। तो डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, या फिर जो हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो, या फिर डेरिवेटिव बेस्ड पोर्टफोलियो क्या होता है, डेरिवेटिव्स जब भी नाम आएगा ऑप्शंस, फ्यूचर, स्वैप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स तो दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। डेरिवेटिव्स बेस्ड क्या होते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स और हमारे स्वैप्स, और हम या तो खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, दे एस्टैब्लिश अ टारगेट बीटा, जो हमें बीटा चाहिए, जो मैं बता चुकी हूँ कि जो इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज होती है वो हमेशा बीटा को टारगेट करती है, बीटा को कैप्चर करने की कोशिश करती है, तो हम एक टारगेट बीटा बनाएंगे, TGT बोलती हूँ मैं इसको, टारगेट बीटा। और ये क्या करेंगे, दे विल मैनेजर्स क्या करेंगे, क्लोजली मीट करने की कोशिश करेंगे इस टारगेट को। इक्विटाइजिंग क्या होता है, इक्विटाइजिंग जो हमारा कैश है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन फ्यूचर्स और लाइक ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स टू ट्रांसफॉर्म अ पोजीशन, ठीक है। अब इसमें पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स को एक इन जनरल बताया दैट दे आर इजी टू परचेज, होल्ड, सेल। ये सबको पता है कि ETFs हम क्या करते हैं, हमें कुछ अलग अलग ऐसे स्टॉक्स जाके नहीं करने पड़ते कि हम फटाफट से सारे स्टॉक्स ले रहे, वेट्स ले रहे, नहीं, कुछ नहीं करना हमें सिंपली जाना है, कोई भी अपना जो भी हमारा ब्रोकर है जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग, जो हमारा हम जिसमें भी ट्रेड या कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जीरोधा हो गया, या फिर हमारा एंजल, नॉट अ पेड थिंग, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो ब्रोकर, तो उसमें कोई भी हम ले लेंगे, तो उसमें कोई भी ETF जाके गोल्ड बीज लेना, गोल्ड बीज ले लो, निफ्टी बीज लेना, निफ्टी बीज ले लो, तो हम सिंपली निफ्टी 50 को हम बाय कर लेते हैं। तो दे आर इजी टू परचेज, होल्ड एंड सेल, जब मन आए तब हम सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें 50 स्टॉक्स को बाय करना है, 50 स्टॉक्स को मैनेज करना है, सेल करना नहीं, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक जो हमारा निफ्टी बीज है उसको हमें बाय करना है। अब एग्जांपल म्यूचुअल फंड जो शेयर्स है, देख म्यूचुअल फंड शेयर्स कैन बी परचेज डायरेक्टली, हम जो एमफी है अगर इंडिया में बात करें तो एमफी होता है, ठीक है, इनके थ्रू जाके हम बाय कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी जैसे हमारा ब्रोकर है उस पर भी आता है वो कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं फंड, और वो पता है हमें सबको म्यूचुअल फंड के बारे में, और या फिर हम फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। अब रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस उसमें चाहिए होती है, और हमें केयर भी करनी पड़ती है, री इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब जो भी डिविडेंड्स आ रहा है, अब वो अलग अलग स्कीम्स होती है कि हमें जो डिविडेंड मिल रहा है क्या हमें वो इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, या फिर वो हमें कैश आउट करना है टू बाय एंड सेल, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, मैनेजिंग कैश, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोसीड विद कॉर्पोरेट एक्शंस, वोटिंग प्रॉक्सीज। ये कौन काम करेगा, फंड मैनेजर्स करते हैं। ETFs की अगर मैं बात करूं तो उनका जो एडवांटेज है वो है ईज ऑफ ट्रेडिंग, बहुत आराम से हम ट्रेड कर सकते हैं, लो मैनेजमेंट फीस, टैक्स एफिशिएंसी, और मार्जिन पे भी हम बाय कर सकते हैं, मार्जिन बोरोइंग इज पॉसिबल, शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एडवांटेज ऑफ एकोमोडेटिंग those redemptions through an in-kind delivery of stock. These are all the advantages which we need to learn. डिसएडवांटेज का क्या है, वी नीड टू बाय एट द ऑफर एंड सेल एट द बिड प्राइस। जो भी मार्केट में जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा, जो भी बिड या आस्क प्राइस चल रहा होगा वो होता है। कमीशन कॉस्ट हमें कुछ कुछ देना पड़ता है। रिस्क क्या है, इलिक्विड मार्केट हो सकती है व्हेन द इन्वेस्टर नीड्स टू बाय एंड सेल, इलिक्विडिटी हो सकती है। ETFs का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है, एक उसमें ऑथराइज पार्टिसिपेंट AP होता है, उसमें ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स करता है, क्या करता है वो हमें वो बास्केट्स क्रिएट करता है। ये हमने लेवल 2 में पढ़ा है बहुत अच्छे से कि वो क्या करता है, जब भी कोई भी उसको मतलब एक शेयर बनाना है ETF का, तो वो कैसे बनाएगा, वो एक बास्केट लेगा, ETF फंड मैनेजर को देगा, उसके बदले में एक ETF का जो उसको शेयर है वो मिल जाएगा, लॉट बोलते चलो, ठीक है, लॉट मिल जाएगा। अब जिसको भी वो चीज जो नॉर्मल आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स है वो इनके थ्रू ही बाय कर लेंगे, ठीक है। ये सब ना ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, ये हम जाके अपना ब्रोकर से तो कर रहे हैं, बट ये इंटरनल प्रोसेस बता रहे हैं कि एक AP होता है, दीज आर ऑल द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही, वो एक बास्केट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं फंड मैनेजर को, फिर फंड मैनेजर उनको एक ETF को शेयर दे देता है, उसके बदले में वो जो पूरा 50 का बास्केट है, वो जो ETF का शेयर है वो फिर हमारे पास आता है, ठीक है, गॉट इट।
वैसे ही अगर हमें रिडीम करना है, मेरे को अगर सेल करना है तो हम सेल कैसे कर सकते हैं, वो ईटीएफ का शेयर हमसे लेगा, ईटीएफ का शेयर फंड मैनेजर को देगा, जो ईटीएफ वाला फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर उसको वो पूरी बास्केट देगा जो उसने प्रोवाइड की थी जब क्रिएट किया था, ठीक है, ये सिंपल है। तो वो क्या करता है, जो एपी है, दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ईटीएफ फंड मैनेजर व्हेन शेयर्स आर क्रिएटेड एंड रिडीम। टू क्रिएट शेयर्स, ये मैं बता चुकी हूँ, रिडीम करने की बात भी बता चुकी हूँ। और फैक्टर बेस्ड ईटीएफ्स प्रोवाइड एक्सपोजर टू सच सिंगल फैक्टर्स सच एज साइज, वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, वॉलेटिलिटी, यील्ड। Now moving on to the last but not the least of our slide, derivative based approaches और index based portfolios। अब हमने अभी तक 3 अप्रोचेस देखी थी, पूल्ड इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव बेस्ड अप्रोचेस, और तीसरी थी कि हम थर्ड डायरेक्टली हम खुद से कर रहे हैं। तो जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज होती है, दे आर एडवांटेजियस, क्यों? बिकॉज दे आर लो कॉस्ट, इजी टू इम्प्लीमेंट, प्रोवाइड लेवरेज। सबको पता है फ्यूचर्स में हमें लेवरेज मिलती है, हम 1 लाख का अगर हमें कुछ भी चीज खरीदनी है तो हमें 5 टाइम्स या 3 टाइम्स ऐसे लेवरेज मिलती है। पहले बहुत ज्यादा होती थी बट अब कम हो गई है क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो चुका है इसमें, और लो कॉस्ट होती है, ज्यादा हमें कॉस्ट प्रोवाइड नहीं, ज्यादा हमें कॉस्ट देना नहीं पड़ता, और इजी टू इम्प्लीमेंट है, जस्ट हमें जाना है फ्यूचर्स या ऑप्शंस बाय करना है। इसका एडवांटेज क्या है, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपोजर टू द एंटायर इंडेक्स पोर्टफोलियो इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में हमारा काम चल जाएगा। और इसमें टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स अगर हमें करनी है, टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स क्या होती है, कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन तो सबको पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो नहीं करनी है हमें। जो टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स क्या होगी, कुछ हमें मतलब इसमें चेंजेस करने हैं, तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं थ्रू डेरिवेटिव्स। हाईली लिक्विड होती है क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं इसके, बट रिस्क भी है। इसका रिस्क, एक तो सबसे पहले जो मैं रिस्क बताना चाहूंगी वो है कि हम इसको एक तो लॉन्ग टर्म में, ये हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं ले सकते क्योंकि हम डेरिवेटिव्स ऐसा नहीं है कि हमने 3 साल के लिए या 5 इयर्स के लिए, 3 साल तो फिर भी छोटा टर्म हो गया। इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज जब भी कोई इन्वेस्ट करता है, अच्छा आप लोग निफ्टी 20 में क्यों इन्वेस्ट करोगे? अगर हमें बोल रहे हैं कि 15 या 20% की एवरेज मिल रही है, इतना रिटर्न हमें मिल रहा है, ठीक है, एवरेज CAGR बोलते हैं, ठीक है, इसको इतना मिल रहा है हमें, बट वो क्या हमें 1 साल में मिल रहा है, 2 साल में मिल रहा है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म बोलते हैं इसको, 20 या 25 इयर्स का इसमें टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, तब हमें ये जो CAGR है ये प्रोवाइड होता है। ये नहीं कि हम जो 10 इयर्स या फिर मिनिमम 10 इयर्स का लेते हैं होराइजन, ये नहीं कि 15 और 20% हमें आज ही मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट्स अप भी जाती है और डाउन भी जाती है, तो वो एक एवरेज बता रही है 15 से लेकर 20। वैसे ही तो ये जो भी लोग होंगे, ये जो इसमें इन्वेस्ट करे होंगे, वो कौन होंगे? जिनका लॉन्ग टाइम होराइजन होगा वो होंगे, और जो रिस्क एवर्स पर्सन है वो होंगे, और जिनका कुछ एक एम चल रहा है उनके दिमाग में कि उनको लॉन्ग टर्म में इतना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि उनको कोई अपना रिटायरमेंट फंड बनाना है, इसलिए हम वो कर सकते हैं। तो अब अगर ये डेरिवेटिव्स के थ्रू ये सारी इन्वेस्टिंग करते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में इतने टाइम फ्रेम के लिए कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है? आपको लगता है कि होगा अवेलेबल? नहीं होता है। जो फ्यूचर्स भी होता है ना, वो भी मंथ बेसिस पे होता है, मंथली होता है वो भी, और उसको हमें बार बार रोल करना पड़ेगा। रोल मतलब 1 मंथ का जो हमने अगर मान लो जैन का ले रखा है, जनवरी का, वो खत्म हो गया तो हमें वही फ्यूचर रोल मतलब जैसे पता है ना, ऐसे रोल होता है, तो रोल हम करेंगे, फिर वो फरवरी में आ जाएगा, फरवरी से फिर वो मार्च की तरफ आ जाए, ऐसे रोल करते रहेंगे। तो वो जो रोल करते हैं तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि बाय और सेलिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेजियस सिचुएशन नहीं है। इससे बेहतर है कि हम पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं। तो इसका रिस्क क्या हो गया कि हम लॉन्ग टर्म में इस पे नहीं जा सकते, इट इज जस्ट फॉर टैक्टिकल और शॉर्ट टर्म जो हमारी थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो। तो डिफिकल्ट टू एक्सेस टू इंडिविजुअल, एक तो सबसे पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते क्योंकि दे आर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर नॉट सिंपलर टूल्स कि हम फटाफट से जाएं, या कोई भी इसको कर सकता है, क्योंकि देयर आर लाइक ह्यूज वॉलिटिलिटी भी होते हैं, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क होता है कि दूसरा पार्टी पैसा देगा या नहीं देगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज की किसी उसमें कि हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते उसको। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो मैं ये बात बता रही थी कि जो डेरिवेटिव्स शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज करते हैं ना, टू एडजस्ट जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, हमें उसमें ना थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है, हेर फेर करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इट इज नोन एज थ्रू ओवरले। इस वाली जो डेरिवेटिव्स की हम पोजीशन लेंगे इसको हम बोलते हैं ओवरले। वैसे ही कंप्लीशन ओवरले क्या होता है? जब हम एड्रेस करते हैं अपना इंडेक्स पोर्टफोलियो दैट हैज डाइवर्ज फ्रॉम इट्स प्रॉपर, जो हमारा एक प्रॉपर एक्सपोजर हमने बोल रखा था उससे वो थोड़ा भटक चुका है। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी हम डिविडेंड्स दे रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, हमारे पास एक्स्ट्रा कैश आ गया, तो हमें री इन्वेस्ट करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू हमारे डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब रीबैलेंसिंग ओवरले क्या होता है? दे एड्रेस अ पोर्टफोलियोज नीड टू सेल अ सर्टेन, इसका स्पेलिंग गलत है, कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज एंड बाय अदर्स। मतलब इसमें सेल करना हो या बाय करना हो कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज को, वो हम कर सकते हैं। करेंसी ओवरले क्या होता है? जब असिस्ट करता है पोर्टफोलियो मैनेजर को इन हेजिंग द रिटर्न्स, हेज करते हैं। जब मान लो कि मेरा एक पोर्टफोलियो है, उसको मेरे को क्या करना है,
दैट आर हेल्ड। मान लो कि करेंसी ओवरले का इसमें ना एक चीज बताती हूँ, करेंसी वर्ड आया तो समझ जाओ इंटरनेशनल या फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क की बात हो रही है। तो हमारा अगर मान लो कोई ना कोई एक्सपोजर ऐसा फॉरेन करेंसी में, तो हमें जब उसको प्रोटेक्ट करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को करेंसी ओवरले। अब ये सेपरेटली मैनेज इक्विटी, ये मैं पहले भी देख चुके हैं, एसएमए ये हम पढ़ चुके हैं इसको, ये शायद हमने एसेट एलोकेशन में पढ़ा है, तो ये वाला देख लो। इसमें क्या करते हैं, हम बिल्ड करते हैं इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो एज सेपरेटली। हम क्यों, जब हम बनाना होता है हमें सेपरेटली मैनेज पोर्टफोलियो, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी डेटा की, और कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें क्या क्या, कभी कभार तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें पता ही नहीं चलते, तो हमें जैसे मनी कंट्रोल हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, ये सारी क्या चीजें, या फिर हमें मान लो कि इकोनॉमिक टाइम्स का कोई सब्सक्रिप्शन होता है जिसकी हमें लेटेस्ट न्यूज वगैरह आती रहे, इंडेक्स का क्या क्या इंडेक्स है, डेटा क्या क्या चल रहा है, डेटा मतलब वॉल्यूम, और उसका क्या डीआईआई का जो एफआईआई का कितना खरीद बेच चल रहा है, ये सारी चीजें कोई हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। हमें रोबस्ट ट्रेडिंग और अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए होगा टू मैनेज आवर पोर्टफोलियो। ब्रोकर रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए ताकि हम उसको नेगोशिएट कर सके कि चलो हाँ हम इतना इतना डील लेके आएंगे, आप थोड़ा हमारी जो कॉस्ट है उसको कम कर लो। कंप्लायंस सिस्टम को हमें मीट करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन। इंडेक्स के सब्सक्रिप्शन में हमें क्या क्या मिलेगा, कंपनी एंड सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स, वेट्स, कैश, डिविडेंड, रिटर्न और कॉर्पोरेट एक्शन इन्फॉर्मेशन। जब हमें इंश्योर करें कि पोर्टफोलियोज क्लोजली मैच करे रिटर्न स्ट्रीम्स ऑफ द चूजन इंडेक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा हमें होल्डिंग्स को रेगुलर बेसिस पे, और उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। ऑल्दो अ परफेक्ट मैच इज नियरली इम्पॉसिबल, सबको पता है परफेक्टली हम उसको मैच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ राउंडिंग एरर्स एंड ट्रेडिंग कॉस्ट, तो उसकी वजह से जो मैनेजर है उसको वेट करना पड़ेगा हमें, मतलब बोलते नहीं एक ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन योर बेनिफिट एंड कॉस्ट, तो उसको ट्रेड ऑफ लेके ही चलना पड़ेगा। टू एस्टैब्लिश द पोर्टफोलियो द मैनेजर क्रिएट्स अ ट्रेडिंग फाइल बनाता है, जब उसको एक पोर्टफोलियो एस्टैब्लिश करना है वो अपने ब्रोकर को देगा, ब्रोकर खरीद बेच कर लेगा उसके बेसिस, उसके उस पे जो भी उसका पूरा फाइल बना हुआ है, मान लो एक्सेल शीट हो गई वो। प्रोग्राम ट्रेडिंग क्या होती है, बाइंग और सेलिंग मेनी स्टॉक साइमल्टेनियसली। प्रोग्राम जैसे क्या होता है, एक हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेटा फीड करते हैं, वो फटाफट से साइमल्टेनियसली हमारे लिए बाय और सेल कर देता है। ठीक है, उससे सिर्फ इसका एक एडवांटेज ये हो सकता है कि हमारा जो प्राइस है ना, उसमें जिस प्राइस में हम बेचना चाह रहे हैं सारी सिक्योरिटीज हमने अलग अलग प्राइसेस निकाल रखे कि इस पे हम ये बेचेंगे, तो वो फटाफट से एग्जीक्यूट हो सकते हैं उस टाइम पे। इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती है वो रेप्लिकेट करती है इंडेक्स को प्राइस एट द क्लोज, जब भी क्लोज मतलब जो भी इंडेक्स का जो प्राइस होगा वो एंड ऑफ द डे देख, वो मतलब जब जैसी ट्रेडिंग जो हमारा पूरा डे है, मान लो 9:15 से 3:30 तक खुलती है मार्केट, तो 3:15 पे हम देख लेंगे उसका क्या क्या क्लोजिंग प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से हम फटाफट से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेंगे। बियॉन्ड द पोर्टफोलियो इनिशियल कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा भी जो काम होता है, जो इंडेक्स जो मैनेजर है उसका काम क्या होगा, ऐड करना, डिलीट करना, रीबैलेंस करना, री इन्वेस्ट करना डिविडेंड पेमेंट्स को। ठीक है, ये सारे काम होते हैं एक इंडेक्स मैनेजर के, इंडेक्स फंड मैनेजर के, अदर देन योर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टास्क। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई हैव डन माय बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं जितना भी मेरे को नॉलेज है। ठीक है, और आई रियली होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। रीडिंग जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें फन आया होगा थोड़ा बहुत। अगर मैं थोड़ा बहुत भी किसी एक को भी एटलीस्ट समझा पाई तो वो बहुत ज्यादा एक मेरी अचीवमेंट होगी। ठीक है, अचीवमेंट, और ये जो हम चैलेंज ले रहे हैं और जो उसको फुलफिल कर रहे हैं वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करती है। मैं अपनी ये बना के कर रही हूँ कॉन्फिडेंस बिल्ड, और आप लोग देखकर इसको जो जो अपने डेली के जो टास्क होगा वो उसको टिक मार्क करते हुए चलते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ बिलीव मिलता है कि हाँ हम अपने पाथ पर एकदम सही चल रहे हैं और जो हमारी तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अगर until and unless you are doing your typing practice daily, you are solving the problems, numerical जो end of the chapter है वो, और also the revision part। ठीक है, मुझे पता है कि सब लोग नहीं देख रहे होंगे क्योंकि दिस इज अ स्पेशलाइज पाथवे, सबका नहीं है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बट जिनका भी है मैं वो बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसा पाथवे है जो विच इज लाइक ह्यूजली कनेक्टेड टू योर पूरा सब्जेक्ट, और भी बाकी भी कनेक्टेड है, मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी नहीं कनेक्टेड है, बट कोई भी अगर देख रहा है तो उसको बार बार इसकी रिविजन कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फॉर्म है जिसको आप फिल कर देना, कोचिंग के रिगार्डिंग है वो। जिसको भी अगर कोचिंग लेनी है मुझसे, मैं ही कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, पेड क्लासेस होती है, जैसे आप नॉर्मली कोचिंग्स लेते हैं कहीं पर भी वैसे ही सिमिलर कोचिंग होगी। कोई भी डाउट सेशन रखे जाएंगे इस पे। ठीक है, और सेशन अभी जब जैसे ही वो एक न्यू बैच शुरू हो जाएगा, न्यू बैच मतलब फर्स्ट मेरा जो बैच होगा वो शुरू हो जाएगा, तो जिसको भी फटाफट से इनरोल करना है वो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फिलअप कर देना।
और मेरी टीम आप लोगों से कांटेक्ट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और स्टे कंसिस्टेंट, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।